कि लॉजिक लगा पाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि हम जल्दी कैसे करें। हमसे कहा है ऑर्गेनाइजेशन को ये लिखा जाता है, ऑपरेशन को ये लिखा जाता है, और सेपरेशन। अब एक चीज आप देखो कि ऑपरेशन और सेपरेशन में कुछ कॉमन है। आप कहोगे जी रेशन रेशन कॉमन है, ठीक है। रेशन का कोड क्या है, लास्ट के 6 डिजिट का कोड क्या है आपका, तो आप देखोगे BWYQCL, BWYQCL, और यहां पर भी ये दिया है। तो हम ऑप्शन ऐसा देखेंगे, कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें BWYQCL हो? जी हाँ, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें BWYQCL हो, तो ना ये होगा ना ये होगा, और बिना सवाल को सॉल्व किए आंसर सी, बिना सवाल को सॉल्व किए आंसर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें इस सवाल को यहां पर प्रॉपर तरह से सॉल्व भी नहीं करना, हम डायरेक्टली इस हिंट के जरिए, हम डायरेक्टली इस हिंट के जरिए पूरा सवाल कर जाएंगे। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और बताएंगे उत्तर क्या होगा। वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। आपसे कहा गया है कि यदि कैच को ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, थ्रो को टॉस कहा जाता है, तो किसी को बॉल आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जब हम बॉल को आगे बढ़ाते हैं, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, है ना, तो बहुत अच्छे। आप कहेंगे कि ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है और थ्रो को टॉस कहा जाता है। जब हम किसी को बॉल क्या करते हैं, आपके आगे बढ़ाते हैं, तो क्या कहते हैं भैया, थ्रो करना। और थ्रो को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर टॉस कहा जा रहा है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा आपका, टॉस इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखें, अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। बताएंगे उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा, बताएं। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। बताएंगे क्या होगा अगला सवाल आपके सामने। चलिए, बहुत अच्छे, है ना। क्या होगा इसका राइट आंसर, सोचेंगे और बताएंगे, बिल्कुल सही। अभी तक आंसर सही नहीं आया है भाई, ऐसा मत करो। सरल स्पीच बाय फाइनेंस मिनिस्टर को बाय 5 फाइनेंस फॉर गुड 3 मिनिस्टर 2 स्पीच 1 लिखा जाता है, तो एक्साइटेड अबाउट हॉलीडे इन यूरोप को किस भाषा में लिखा जाएगा। आप एक चीज देखिए, गुड स्पीच बाय फाइनेंस मिनिस्टर में बाय सबसे पहले आया, फिर फाइनेंस आया, फिर गुड आया, फिर मिनिस्टर आया, फिर स्पीच आया। अगर आप इनके पहले अक्षरों को देखोगे BFGMS, तो ये डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगा दिए। कैसे लगा दिए, डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में उसने उन शब्दों को लगा दिया, ठीक है। और जो गिनती है उसे घटते हुए क्रम में लगा दिया, गिनती को घटते हुए क्रम में लिख दिया ऐसी रैंडमली। अब हम देखेंगे एक्साइटेड अबाउट हॉलीडे इन यूरोप, तो एक्साइटेड अबाउट हॉलीडे इन यूरोप में सबसे पहला डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग कौन सा शब्द आना चाहिए, आप कहोगे अबाउट आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, अबाउट। और कितने अक्षर है आपके, 1 2 3 4 5, तो अबाउट के बाद 5। तो देखो ना तो ये आंसर हो सकता, ना ये आंसर हो सकता यूरोप, ना ये अबाउट वाला हो सकता है, लेकिन अबाउट के बाद 5 आएगा तो ये भी नहीं हो सकता, और हम डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी जो है ये इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताएंगे एक बार। जो ऑप्शन सी है आपका, ये सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और एक अच्छा सवाल था जिसे आपको थोड़ी सी करने में समस्या जरूर आई होगी, है ना। तो एक अच्छा सवाल था, नए प्रकार का सवाल था, इसे देख लेंगे। एक भाई कह रहे हैं कि सर आप इस वाले में हमें लॉजिक बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने लॉजिक नहीं बताया। तो देखो, जब भी आपको दो दो क्या करके दो कंपेरिजन करके दिए जाएं, तो उन सवालों में ज्यादातर जो ये होता है कि जिस अक्षर के लिए जो अक्षर प्रयोग हुआ है, जिस अक्षर के लिए जो अक्षर प्रयोग हुआ है उसको ही लगा दो। आपको ये चीजें समझ लेना था, जैसे रेशन के लिए यहाँ पर ये अक्षर यूज हुए हैं, तो यहाँ पर भी यही हुए हैं। अब एस के लिए क्या यूज होगा, तो देखो ऑर्गेनाइजेशन में एस के लिए क्या यूज हुआ है, तो आप कहोगे ऑर्गेनाइजेशन में एस के लिए जे यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी जे हो जाएगा। अब आप देखो ई के लिए क्या यूज हुआ है, ई, तो OPE, ई के लिए एफ यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, एफ कर देंगे। या तो आप एक एक करके ऐसे कंपेयर करके करो, या फिर आप डायरेक्टली कर लो, ये लॉजिक था आपका इसमें, ठीक है। चलिए, है ना, आगे बढ़े। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने, दो क्वेश्चन है एक जैसे ही, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। आपसे कहा गया है कि एक खास कोड में जेड ई लो का घी का कोड मस्ट हैव सेव मनी है, फी का सो नी का कोड ही मेड गुड मनी है, और नी लो डो सा का कोड ही मस्ट बी गुड है, तो और वी सो जी डा का कोड ये है। तो आपसे कहा है मस्ट का कोड निम्न में से कौन सा है, मस्ट का कोड निम्न में से कौन सा है। वॉइस नहीं आ रही, भर भर आती है इसकी आवाज।
अब आ रही है वॉइस, बताएंगे एक बार? वॉइस आ रही है क्या? आप एक बार बताएंगे आप सभी। अब आ रही है मेरी वॉइस आप सभी तक? अब आ रही है मेरी वॉइस आप सभी तक या नहीं? ठीक है, अब मेरी वॉइस आ रही है क्या आप सभी तक? एक बार कंफर्म करें सभी दोस्त। बिल्कुल ठीक है, वॉइस क्लियर है, वेरी गुड। देखेंगे हम यहाँ पर, हमसे कहा गया है कि मस्ट का कोड निम्न में से कौन सा हो सकता है। मस्ट का कोड कौन सा हो सकता है? तो आप देखो मस्ट का कोड, मस्ट लिखा कहां पर है पहले तो ZELO कागी और मस्ट हैव सेव मनी ये लिखा है, यानी कि आपका जो आंसर है वो ZE लो का गी में से एक होगा। ZE लो का गी में से एक होगा। आप देखोगे ये तरीका शॉर्टकट करने का, तो ZE लो का गी। अब देखो ZE ऑप्शन में नहीं है तो ये नहीं हो सकता, डा ऑप्शन में नहीं है, नी भी ऑप्शन में नहीं है, बच कौन सा रहा है? एलो बच रहा है। तो मस्ट के लिए किसका यूज हुआ है? डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हो बिना पूरे सवाल को सॉल्व किए, है ना? बिना पूरे सवाल को सॉल्व किए आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लियर? तो इसका डायरेक्टली हमने आंसर लगा दिया। लो कैसे चेक करा? तो हमें पता है कि इन चार में से ही एक अक्षर एक हो सकता है आपका। जब हमने ऑप्शन देखे तो एक अकेला ही इनमें से था, तो ये इसका सही उत्तर हो गया। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 10, बताएंगे क्या होगा? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका क्या होगा? अब आपसे पूछा है कि गुड का कोड निम्न में से क्या है। जो गुड है आपका, इसका कोड निम्न में से कौन सा है, ये आपको बताना है। गुड का कोड कौन सा है, ठीक है, चलिए। गुड का कोड निम्न में से कौन सा है? एक खास कोड में सी लाख होगी, वही चीज है। गुड का कोड कौन सा? तो अब देखो गुड लिखा कहां पर है, ठीक है। अब फी का सोनी और यहां पर गुड लिखा हुआ है, और जब हम आगे देखेंगे तो यहां पर भी गुड लिखा हुआ है, और यहां पर भी गुड लिखा हुआ है, यानी कि गुड इन तीनों में है। गुड यहां भी है, गुड यहां भी है, और गुड यहां भी है, यानी कि कोई ना कोई एक अक्षर ऐसा होगा जो इन सब तीनों में कॉमन होगा। तो देखो सो और सो एक अकेला ऐसा अक्षर है जो यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, और यहां भी कॉमन है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो गुड है इसके लिए कोड कौन सा होगा आपका? इस गुड के लिए जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? सो हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई समस्या है इसमें? है ना, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, इस प्रकार के सवाल आपसे यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, क्लियर? आगे बढ़ जाएं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, बताएंगे क्या होगा उत्तर? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या होगा बताइए एक बार, सॉल्व करेंगे। चलिए नहीं, ठीक है, पिछले में मस्ट दोबारा देख लिया। नंबर 9 है, इसमें हमने मस्ट को लिया। मस्ट मस्ट यहां दिया है, और यहां क्या दिया है? लो दिया है, ठीक है। अब आप कहोगे मस्ट यहां भी दिया है, ठीक है, तो मस्ट का कोड लो ये भी तो दिया है यहां पर, बताओ। मस्ट का कोड लो दिया तो है यहां पर, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि दो जगह मस्ट दिया था, यहां भी दिया है और मस्ट यहां भी दिया है, और इसका नी लो, तो लो के लिए मस्ट। आप क्या कर रहे हो? आप इसका और इसका कंपैरिजन कर रहे हो, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जबकि कंपैरिजन इसका और इसका होना है। अब बात क्लियर है? बताएंगे एक बार, अब बात क्लियर है या नहीं? आप यहां पर समझिए कि हमने आपको सिर्फ इस एक से बता दिया, लेकिन वो बात आपको हजम नहीं हुई, तो दूसरी देख लो कि मस्ट दो बार दिया, यहां भी और यहां भी, ठीक है जी। अब ही मस्ट बी गुड, ये किस चीज का कोड है? नी लो डो सो का, तो डा सो का। तो आप देखेंगे लो यहां भी है, लो यहां भी है, मस्ट यहां भी है, मस्ट यहां भी है। कोई समस्या? कमेंट। अब बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? ठीक है, जो लोग कह रहे थे कि सर क्वेश्चन नंबर इसे दोबारा देखिए, अब बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, एक बार कंफर्म करेंगे मुझे सभी, ठीक है। चले, उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो था वही रहेगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपको काफी बार ऐसा कोड दे दिया जाएगा कि किसी एक कोड के लिए, किसी एक लेटर के लिए किसी कोड का प्रयोग हो रहा है, और फिर आपको एक शब्द दे देगा कि बता उस शब्द को उस कोड के माध्यम से कैसे लिखा जाएगा, उस कोड को उस शब्द के माध्यम से कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? PEACE। अब ई का कोड क्या है? एट द रेट है, यानी कि आंसर वो होगा जिसका दूसरा और आखिरी अक्षर एट द रेट हो। आंसर वो होगा जिसका दूसरा और आखिरी एट द रेट हो, तो ना तो ये हो सकता और ना ही ये हो सकता, इन दोनों में से एक बचा। अब पी के लिए है हैज, पी के लिए है आपका हैज, तो हैज एक ही बार आएगा, ना कि दो दो बार आएगा। ए के लिए तो परसेंटेज आएगा आपका, और सी के लिए हमारे ये वाला साइन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन डी जो है ये सवाल का बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बताएं, ठीक है। आ जाता है
बेड लिखा जा रहा है, सेव सिप कैट, यानी कि आंसर सेव सिप कैट में से एक होगा, बोझ तो नहीं हो सकता। हमें किसके बारे में जानना है? बेड के बारे में। तो आपने देखा बेड, यहाँ बेड और भी कहीं है क्या? बेड और भी कहीं लिखा है, आप कहोगे बेड तो भैया और कहीं नहीं लिखा, कोई बात नहीं है। हैबिट कहीं और लिखा है, हैबिट, तो आप कहोगे हैबिट यहाँ भी है, हैबिट यहाँ भी है, कुछ कॉमन है हैबिट में, तो आप देखोगे एस ए वी, यानी कि हैबिट का जो कोड है वो तो एस ए वी हो गया, तो एस ए वी भी आंसर नहीं हो सकता हमारा। फिर आप देखोगे सिप, तो हार्मफुल आपका यहाँ दिया गया है जिसके लिए सिप कोड है, और हार्मफुल यहाँ भी दिया गया है, तो हार्मफुल का कोड क्या हो गया? सिप हो गया, यानी कि सिप भी आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास क्या बचा? बेड, तो बेड का कोड क्या हो जाएगा? आपका कैट हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा, और यही इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसान है, आपको यहीं पर कंपेयर करके डायरेक्टली आंसर निकाल लेना है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, बताएं। अगला कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 13, बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, इस सवाल को करेंगे आप सभी, बताएंगे आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है, मिलेंगे परीक्षा हॉल में, बताएंगे क्या देखा जाएगा। जब भी आप इस प्रकार के सवाल को थोड़ा देखो, जब भी सवाल आए तो उसे थोड़ा ध्यान से देखो, है ना। जब हम प्रैक्टिस सेट में बात कर रहे थे तब भी मैंने ये बात कही थी कि सवाल को पहले ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। आप ये बात तो समझ में आ रही होगी कि इन्हीं को आगे पीछे करके इसे बनाया गया है, कोई भी नया शब्द नहीं, ना प्लस है ना माइनस है, इन्हीं को आगे पीछे सेट कर दिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे CANC पलट के लिख दिया जी, ऐसे लिखा था ऐसे लिख दिया। ELLA समझ में आया लॉजिक क्या है? समझ में आया लॉजिक क्या है? चलो, तो आप देखेंगे थंडर, तो THUN को क्या लिख देगा? NUHT। फिर आप देखेंगे DERS, तो इसे क्या लिख देगा? आपका SRED TORM आंसर। तो आप देखेंगे NUHT, तो ना तो ये आंसर हो सकता, ना ही ये आंसर हो सकता। SERD यहाँ SRED है इसलिए ये गलत। MROT कौन सा बचा? आपका ऑप्शन बी, और यही इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन, और इसमें मिस्टेक है कहीं, 1 मिनट चेक करेंगे, रुकेंगे 1 मिनट चेक कर लेंगे, कहीं पर गलती हो रही है। देखो, हमसे कहा गया है NUHT, दो ही ऑप्शन ऐसे हैं NUHT वाले। फिर SRED थोड़ी सी गलती हो गई थी इस वाले में, SERED नहीं होगा, SRED होगा, तो ऑप्शन आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताएंगे समझ में आई बात या नहीं आई, या फिर प्रॉपर तरीके से पहले लिखोगे। थंडर स्टॉर्म, इतना समय नहीं होता हमारे पास, है ना, एग्जाम हॉल में इतना समय नहीं होता हमारे पास कि हम इन चीजों को लिखें। फिर भी यहाँ पे मान लो इनमें क्या 4 भागों में बांट दो, N को यहाँ कर दिया, U को यहाँ कर दिया, H को यहाँ कर दिया, और T को यहाँ कर दिया। फिर अगले में S को यहाँ, R को यहाँ, E को यहाँ, और D को यहाँ। ठीक है, और उससे भी और अगले में क्या करा जी कि T को यहाँ, O, R और M, ऐसे करना था। ठीक है, ये लॉजिक है, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वेन डायग्राम, है ना। वेन आरेख से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बताएंगे क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसा ही का सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ओनली मैंगो आइसक्रीम, वेयर आर द लार्जेस्ट ट्रायंगल रिप्रेजेंट मैंगो, द सेकंड लार्जर ट्रायंगल रिप्रेजेंट कैंडीज एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट आइसक्रीम। बताएंगे क्या होगा आंसर। ठीक है ना। इस प्रकार के ही अक्सर सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, और ये आसान बहुत होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आसान होते हैं अगर आप इनमें सिली मिस्टेक ना कर पाए, है ना। अगर आप इनमें सिली मिस्टेक ना करें तो ये काफी आसान सवाल भी आपके होते हैं। बताएंगे, आपसे कहा गया है कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, देखो अब काफी वेन आरेख तो आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें तीर देकर के लिखा होगा कि ये इसका है, ये इसका है, वो तो और ही ज्यादा सरल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए तो हमें क्या करना होगा, कौन सी केवल आम की आइसक्रीम को दर्शाती है, जहां सबसे बड़ा त्रिभुज आम को दर्शाता है। अब सबसे बड़ा त्रिभुज कौन सा? ये वाला, तो ये वाला जो त्रिभुज है ये किसे दर्शा रहा है? ये आम को दर्शा रहा है। ठीक है भैया, इसके बाद दूसरा बड़ा त्रिभुज दर्शाता है किसे? दूसरा बड़ा त्रिभुज किसे दर्शाता है? यहाँ पर मिस्टेक है कुछ, ओके। वृत्त कैंडी को दर्शाता है, रोक लेंगे अभी 1 मिनट। वृत्त जो है आपका ये किसे दर्शाएगा? ये आपका कैंडी को दर्शाता है, वृत्त। ठीक है, इसके बाद आपका वर्ग आइसक्रीम को दर्शाता है। कौन सा जो वर्ग है आपका, वर्ग कौन सा? ये होता है वर्ग, तो वर्ग आपका आइसक्रीम को दर्शाता है। हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है कि बताएं कौन सा आरेख आपका केवल आम की आइसक्रीम को दर्शाता है, केवल आम की आइसक्रीम। तो आम और आइसक्रीम वाले में आना चाहिए, तो एक ही है कॉमन, 8। ठीक है, हालांकि सवाल में कुछ मिसिंग है, दूसरा बड़ा त्रिभुज कैसे दर्शा रहा है वो नहीं लिखा, लेकिन हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्टली आंसर लगा देंगे 8। ठीक है, हम डायरेक्टली इसका आंसर लगा देंगे 8, जो कि सवाल का बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे और बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं। ठीक है, कृपया आप लोग आपस में बातें ना करें, अदरवाइज हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक आपको ब्लॉक कर देगा, फिर आप मैसेज नहीं कर पाओगे, है ना। अच्छा, इंग्लिश में क्वेश्चन अलग था आपका, कोई बात नहीं, देख लेंगे अगर इंग्लिश में अलग है। हम यहाँ पर अभी हिंदी को देख रहे हैं, ठीक है। चलो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए आरेख में कौन सा अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं। विच लेटर्स इन द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल एंड हॉकी भी खेलते हैं। हॉकी के तीनों में कॉमन एक अकेला है, कौन सा? एस। कौन सा है? एक अकेला है आपका एस। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पुलिस कर्मियों और डॉक्टरों को निरूपित करती है लेकिन शिक्षकों को नहीं। ठीक है, शिक्षकों को नहीं। तीन प्रकार के सवाल सीट लगाइए। तीन प्रकार के सवाल मैंने आपको बताए यहाँ पर। देखो, एक में तो दिया ही नहीं है, हमें खुद से तीर बनाने हैं, दूसरे इस प्रकार से, और तीसरा देखो यहाँ पर हमें साइड से जानकारी दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमें चीजें समझनी है। ठीक है, तो हमसे कहा है कि कौन सी संख्या पुलिसकर्मी और डॉक्टर को निरूपित करती है लेकिन शिक्षक को नहीं, टीचर को नहीं। तो सर्कल में तो नहीं आना चाहिए, जो भी नाम है वो सर्कल में ना आकर के इसका नहीं माना जाएगा। डॉक्टर यानी कि ट्रायंगल और आपका स्क्वायर में होना चाहिए, तो एक ही है कॉमन जो कि ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों में है, यानी कि इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 2। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 क्लॉक का क्वेश्चन है, भैया बताएंगे। क्लॉक का क्वेश्चन है, जो टॉपिक जितना ज्यादा जरूरी है, सीन 1, जो टॉपिक जितना ज्यादा जरूरी है उसके उतने ज्यादा क्वेश्चन है, उतने ज्यादा टाइप के क्वेश्चन है। जो टॉपिक से एक सवाल आएगा, है ना, और वो अगर कवर हो जा रहा है एक सवाल भी हमारा जल्दी ही, तो फिर हम उसे बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे, है ना। चलो, मैं आपको यहाँ पर सरल सरल सवाल करा करके और सिर्फ मतलब एक ही टाइप के 10-10 सवाल करा करके आपको कह दूं कि लो जी हो गया, नहीं। आपको हर उस टाइप से गुजरना है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला सवाल है आपके सामने, एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में समय 3:45 दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में घड़ी में कितने बजे हैं बताओ। क्या कॉन्सेप्ट है जी इसका। हालांकि घड़ी का सवाल आपकी परीक्षा में नहीं आता है ना, बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है हमें घड़ी का सवाल। तो देखो, एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में समय 3:45 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3:45। तो जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात होती है, याद रखना, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं, तो इस एक सवाल से ही आपके तीनों चारों सवाल हो जाएंगे। ठीक है, जब भी आपकी वॉच में मिरर इमेज अगर बने, कौन सी इमेज अगर आपकी बने, मिरर इमेज आपकी बने, ठीक है, तो अगर सीधे सीधे घंटे दिए गए हैं तो 12 में से घटा दो, ठीक है, या फिर आप किस में से घटा दो, या फिर अगर आपको टाइम भी दिया गया, मिनट भी दिए गए हैं, तो आप उसे 11:60 में से घटाओगे। कितने में से? तो आप उसे 11:60 में से घटाओगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, अभी 3:45 की बात हो रही है, कितने की? 3:45 की। तो 3:45 का हम किस में से घटाएंगे? 11:60 में से घटाएंगे। ठीक है, हालांकि 11:60 भी है 12 ही, है 12 ही, बस उसे इधर ले लिया है पावर के तौर पे, जिससे कि घटाने में आसानी हो। तो ये कितना हो गया? 15, और ये कितना है? 11 में से 3 गए तो 8, तो 8:15 कितना? 8:15 ठीक है, 11 घंटे 60 मिनट में से घटा दो। अच्छा, अगर भैया मुझसे पूछ लेता कि बताओ घड़ी में 3 बज रहे हैं, या मैं कहूं घड़ी में 5 बज रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या बनेगा? अगर मान लो किसी घड़ी में 5 बज रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजेंगे बताओ। तो दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर तो सी हो गया। मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं इस एक सवाल के जरिए, बताएंगे, है ना। तो कितना बजेगा फिर आपका, कि अगर किसी घड़ी में 5 बज रहे हैं और हम यहां पर, है ना, बिल्कुल, तो कितने बजेंगे? कितने बजेंगे? 7 बजेंगे। फिर हम उसे किस में से घटा देंगे? तब हम उसे 12 में से आसानी से घटा सकते हैं। कितने में से? और ये ऐसे घटाकर देखना नहीं है बच्चों की तरह, आप डायरेक्टली दिमाग में ये काम कर सकते हो। तो ये तो आपका हो जाता है, जब भी आपको कोई किसी घड़ी में जो समय दिया गया है उसमें अगर मिरर इमेज की बात हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहां पर ऐसे घटा सकते हैं 12 या 11। अगर मैं वाटर इमेज की बात करता हूं तो क्या होगा बताएं आप लोग। क्या आप लोगों को यह पता है कि अगर हम जब वाटर इमेज की बात करते हैं तो कितने में से घटाते हैं? बताओ, तब हम कितने में से घटाते हैं? जब हम वाटर इमेज की बात करते हैं तो हम कितने में से लेस करते हैं बताएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं आपको, इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पर, तो मैंने आपसे पूछा 2:40 का अगर हम यहाँ पर मिरर इमेज बनाते हैं 2 घंटे 40 मिनट की, तो 11:60 में से जब हम 2:40 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 9:20 बनेंगे। कितने? 9:20। वाटर इमेज का बताओ कितने में से करते हैं? बहुत अच्छे, 18:30 ठीक है, या फिर 17:90। कितना? या फिर 17:90 में से, ठीक है, या फिर कितने में से? 17:90 में से, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ 9:45 हो रहे हैं किसी घड़ी में, 9:45 हो रहे हैं किसी घड़ी में, उसका वाटर इमेज क्या बनेगा? उसका वाटर इमेज आपका क्या बनेगा? ठीक है, उसकी वाटर इमेज आपकी क्या बनेगी बताओ। अगर किसी घड़ी में क्या हो रहा है आपका, 9:45 बज रहे हैं, तो उसकी वाटर इमेज क्या बनेगी?
ठीक है, तो आप कहोगे भैया कब 18:30 में से घटाना है, कब 17:90 में से घटाना है? तो जब भी 30 से ज्यादा की मिनट होंगी तो 17:90 में से घटाओ, 30 से कम की मिनट है तो 18:30 में से घट जाएगा। बात वही है, 18:30 का 1 घंटा इधर जोड़ करके 17:90, 60 मिनट इधर जोड़ दी गई है ना। चलो, तो आप क्या कहेंगे 9:45। अब 17:90 में से जब आप 9:45 को यहाँ पर लेस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 45 बचेगा, और 17 में से 9 गए कितना बचेगा, 8:45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8:45 हो जाएगा। और यही अगर आपका 18:30 है और मैं यहाँ पर कह देता 9:15, तो आप इसी में से घटा पाते, तो आप 18:30 में से घटा पाते और आप कह देते 9:15। ठीक है, चले। तो ये आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा यहाँ पर किस चीज का, ये हमारा एक पूरा कॉन्सेप्ट था वाटर इमेज, क्लॉक की वाटर इमेज और मिरर इमेज का। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्लियर है यहाँ तक? बताएंगे क्लियर है यहाँ तक की चीजें? बिल्कुल। अगला बताएंगे, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। अंत तक जरूर जुड़े रहना क्लास से, बहुत हेल्पफुल ये क्लास रहने वाली है। मेंटल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन है आपके, लेकिन वो बाद में मिलेंगे जब हमारी क्लास लगभग समाप्ति की ओर होगी। नॉन वर्बल रीजनिंग के भी आपके क्वेश्चन है ना। शुरू देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी एग्जाम की तैयारी हर कोई शुरू कर लेता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तक मेहनत हर कोई नहीं कर पाता। और आप लोग यहाँ पर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस पेपर का, तो अब तो आपको बिल्कुल भी ढील नहीं डालनी चाहिए और पूरी जितनी ताकत है भैया उतनी इन लास्ट दिनों में आप लगा दो। ठीक है, जूम करते हैं भैया, इससे ज्यादा क्या जूम लेंगे, वैसे ही काफी बड़ा सवाल है आपका। बताएं, आसान सवाल है ये, चलो बताएंगे क्या होगा। बहुत अच्छे है ना। तो आपसे कहा गया है 12:40 बजे घड़ी की सुइयां आपस में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण बनाती हैं। एक चीज यहां पर दी गई है, अधिक से अधिक कितने अंश का कोण बनाती हैं, समझना। जब भी हमें कोण निकालना हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 60H डिफरेंस 11m/2। इसमें H क्या है, आपका घंटा है ना, यानी कि कितने 12 आपके, तो 60 गुणा के 12 डिफरेंस 11, m क्या है आपका, मिनट है, यानी कि 11 गुणा के 40/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 720 और डिफरेंस के कितना हो जाएगा आपका 440/2। जब आप और आगे देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर 80, 280/2 यानी कि 140 डिग्री। कितना, 140 डिग्री। अब कायदे में तो इसका आंसर 140 डिग्री आ रहा है, लेकिन हमेशा याद रखना कि कभी भी जो कोण बनते हैं वो दो बनते हैं। कितने बनते हैं, दो कोण बनते हैं। अगर मैं कहूं ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो भाई एक कोण ये भी तो बन रहा है बड़ा वाला 270 डिग्री का। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से अब ये 140 डिग्री था, तो हम इनसे यहाँ पर पूछा अधिक से अधिक कितने का बनेगा, तो हम इस 360 डिग्री में से जब 140 डिग्री को लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 220 डिग्री का भी कोण बनाएंगी वो दोनों सुइयां। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि हमसे यहाँ पर कहा गया था अधिक से अधिक, अगर कम से कम कहा जाता तो 140 ही आंसर होता। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका आपके यहाँ पर 220 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कंफर्म करेंगे, क्लियर है यहाँ तक की चीजें आप सभी को, यस और नो? जो लोग 120 आंसर दे रहे हैं भैया थोड़ा सा चेक कीजिए। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। इस प्रकार के सवाल आपके पुलिस एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, जो यूपीएसआई हुआ 2021 में, ऐसे सवाल पूछे गए। बताएंगे आंसर क्या होगा, बताएंगे आंसर क्या होगा आपका। एक स्टैंड से चेन्नई के लिए प्रति 40 मिनट पर एक बस छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क एक आदमी से कहता है कि बस 10 मिनट पहले ही छूटी है, अगली बस 10:45 बजे सुबह पर छूटेगी, तो उस व्यक्ति को जानकारी कितने बजे दी गई। हो सकता है 1 से 2 सवाल आपके वो रिपीट हो जो आपने प्रैक्टिस सेट में किए हुए हैं, है ना, क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस को समझा था। तो यहां पर हमारा मकसद इतना रहेगा कि इस प्रकार का सवाल कैसे होगा। हो सकता है चेंज हो जाए चीजें, लेकिन टाइप यही रहेगा, करने का तरीका आपका यही रहेगा, है ना। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा आपका, क्या बस लीव्स फ्रॉम अ स्टैंड फ्रॉम चेन्नई एवरी 40 मिनट्स, एन इंक्वायरी क्लर्क